ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। थेट नाशिकमध्ये जाऊयात। एका कार्यक्रमामध्ये राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी बोलतायत। अमित जी जब मराठी में बोल रहे थे लग रहा था मैं भी इतनी ही मराठी जानता हूँ, और जब भुजबल साहब बोले लगता है कि मैं कुछ कम जानता हूँ, और जब बोलने लगता हूँ तो लगता है मैं मराठी जानता ही नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे हिंदी में बोलने के लिए आप लोग मुझे माफ करें, क्योंकि हिंदी यहाँ सब समझते हैं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के भवन के रिनोवेशन के उद्घाटन और सोलर इलेक्ट्रिक पावर के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के राज्य के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भुजबल जी, अभी अमित बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि क्या पता इनकी जैसी मेरे को उम्र फिर से दोबारा मिल जाए तो मैं भी कुछ इनकी जैसे अच्छी तरह से बोलूं। तो ऐसे हमारे आप सबको युवाओं को प्रेरणा देने वाले हमारे वैद्यकीय विभाग के मंत्री श्रीमान अमित देशमुख जी, यहाँ के कुलगुरु डॉक्टर महेशकर जी, डॉक्टर लहानी जी, और यहाँ के विधानसभा के उप सभापति जी और कुल सचिव जी, सभी उपस्थित विद्यापीठ के प्राध्यापकगण, यहाँ सभी प्रशासकीय अधिकारीगण, आज जो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, ऐसे सभी मित्रगण, मीडिया के बंधुओं और साथियों, मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। विशेष करके विश्वविद्यालय के सभी कुलगुरु सहित और प्राध्यापकों सहित सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, स्टाफ को, मैं सब आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। आज जहां रेनोवेशन का एक काम शुरू हुआ, पूरा हुआ, वहीं ये जो रूफ टॉप पावर है, सोलर एनर्जी है, इसका भी आज लोकार्पण हुआ। मैं इस विश्वविद्यालय को बहुत अधिक एक प्रकार से प्रशंसा करूंगा। वास्तव में ये जो डॉक्टर्स का काम है, ये बहुत कठिन काम है। दिखने को हमको सरल लगता है, हमको लगता है कि हाँ सब मेडिकल कॉलेज है, फलां है, फलां है, फलां है, सब है, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इनका काम बड़ा कठिन काम है। डॉक्टर्स का काम तो कठिन है ही है, पर डॉक्टर बनना भी बड़ा कठिन है। नर्स बनना भी इतना सरल नहीं है। हमारी तरह से भुजबल जी से भाषण देना हो तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन अगर भुजबल जी और मैं ये सोचें कि जरा कुछ वैद्य की कुछ सीख है तो सीखने में फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। एक बड़ा यू आर स्पेशली गिफ्टेड पर्सन, एक विशेष रूप से आपको ये भगवान का गिफ्ट है। उस गिफ्ट के कारण से आप सब लोग केवल अपनी आजीविका के लिए काम नहीं करते, अपने उसके लिविंग के लिए प्रोग्राम नहीं करते, लाइवलीहुड के लिए प्रोग्राम नहीं करते। मोस्ट ऑफ अस जितने लोग हैं
हम लोग अपनी लाइवलीहुड लेके काम करते हैं, लेकिन टीचर और डॉक्टर ऐसा है जो अपनी लाइफ के अलावा दूसरे की लाइफ के लिए काम करता है, कंटिन्यूअसली अनगोइंगली एक प्रकार से काम करता है। और ऐसे काम में मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षण तो सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी स्ट्रीम हो एजुकेशन की, उसका हर एक का अपना अपना महत्व है। लेकिन ये जो वैद्यकीय शिक्षण है, मेडिकल एजुकेशन है, इसका हम सब लोगों के लिए सर्वाधिक महत्व होता है। और ये जो विश्वविद्यालय है, हमारे कुलगुरु जी, महेशकर जी और उनके सभी सहयोगीगण, मुझे लगता है कि मैं इन पर निश्चित रूप से एक चांसलर के नाते मैं बहुत अधिक गर्व कर सकता हूं और इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और इस सब गर्व करने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर है, क्योंकि लीडर के बिना फॉलोवर कुछ कर नहीं सकता है, तो लीडर एक्चुअली डिजर्व टू बी लीडर और नॉट, ये परीक्षा के काल में समझ में आता है, ये कठिन काल में समझ में आता है, युद्ध के काल में समझ में आता है, ये वार के काल में समझ में आता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई भुजबल साहब, आपकी गवर्नमेंट में, आपकी सरकार में, अपनी सरकार में हमारे युवा मंत्री मिनिस्टर अमित देशमुख ने जो साहस दिखाया, जो बुद्धिमत्ता दिखाई, जो दूरदर्शिता दिखाई, सारे प्रदेश में माहौल बन रहा था कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। एंड आई रियली हैव गॉट नो वर्ड्स फॉर हिम कि इन्होंने क्या साहस दिखाया। और वाइस चांसलर साहब, मेरी पहले से चर्चा चल रही थी, वैसे तो सभी वाइस चांसलर शुरू से मुझसे कहते हैं हम एग्जाम करा देंगे, लेकिन महेशकर साहब का आग्रह था कि नहीं साहब आप एग्जाम कराइए, हम लोग थोड़ा भिन्न हैं औरों से। और उस सब में अमित देशमुख ने जिस ढंग से, और है तो वो जवान युवा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी जो वयोवृद्ध है उनकी जो दूरदृष्टि होते उससे भी ज्यादा दूरदृष्टि से काम लेकर के उन्होंने काम किया। और इसलिए अमित भाई, मैं आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे युवा लोग आगे बढ़े। हम और भुजबल जी तो जाने वाले लोगों में से, आप लोग आगे बढ़े और योग्य समय पर योग्य निर्णय लेकर के अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि ऐसे कार्यक्रम का हमको लाभ मिलेगा। मित्रों, ये जो बिल्डिंग का है, रिनोवेशन, ये सब चलते रहते हैं। आपका हो गया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और अभी आगे हमारे भुजबल जी को तो लग रहा था कि यहाँ के पालक मंत्री हैं तो इनका विशेष अधिकार है, बोले और बिल्डिंग उसका उद्घाटन भी और ये सब कुछ राज्यपाल जी करे। तो उद्घाटन कोई करे या नहीं करे, काम तो पूरा हो, दैट इज द बेसिक थिंग। और इसलिए मैं चाहूंगा कि पालक मंत्री के नाते आप और मंत्री के नाते आप दोनों, नासिक जैसे जैसा आप बता रहे थे, धार्मिक और एक प्रकार से कल्चरल, इस प्रकार की और हमारी सिटी है जहाँ त्र्यंबकेश्वर है, दूर दूर से लोग आते हैं। आज से 30-40 साल पहले मैं त्र्यंबकेश्वर आया था। तो ऐसे इस प्रसिद्ध जगह पर हम, ये जो स्थित है हमारा ये विश्वविद्यालय, ये विद्यापीठ अपने काम में कोरोना काल में तो सफल हुआ ही है, आगे और भी सफलता इसे मिले तो इसके लिए हमें जो जैसे बिल्डिंग का रिनोवेशन है, ऐसे हमको अपने नॉलेज का भी रिनोवेशन करना पड़ता है, उसको रिन्यू करना पड़ता है। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो इस संबंध में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं
अभी कुलगुरु कुछ बता रहे थे कि इनोवेशन के मामले में कुछ चीजों में उन्होंने काम किया है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं गए, लेकिन हमें नित्य प्रति कुछ इनोवेशन करना चाहिए, कुछ इनोवेट करना चाहिए। बहुत से विश्वविद्यालयों ने मेरे को बताया कि फला चीज हमने इनोवेट की है, और कुछ लोगों ने तो कहा कि हम लोगों ने सस्ता वेंटिलेटर भी बना लिया है। अब ये एक ऐसी चीजें हैं, हम इसके क्षेत्र में भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये जो काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे अमित जी कह रहे थे इस सहकार्य से संभव है। यू नीड टीम वर्क। इफ देयर इज नो टीम, कितना अच्छा लीडर हो कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू मेक ए टीम दैट कैन वर्क, दैट कैन फॉलो हिम, हर जो भी हो। तो एक हम सब लोग जब टीम वर्क से काम करते हैं, कल्पना कीजिए कि एक बार बीच में कोरोना के प्रतिदिन के जो पेशेंट्स थे उनकी संख्या 95,000 चली गई थी, और मैं कल का आज देख रहा था कि वो उसका 50% से कम होकर के 45,000 है। अभी कैसे है? ये इसलिए है, उसके 2-3 कारण है। पहला कारण की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के प्रदेश के शासन तक सब लोगों ने ये कोशिश की कि पूरे मनोयोग से कोविड का मुकाबला करना है, और उस कारण से और लोगों ने फॉलो भी किया। अभी मैं देखता हूं कि आज जो बॉम्बे का पढ़ रहा था कि ट्रेन तो शुरू होगी, लेकिन जो चलने वाले 10% भी नहीं आए। इससे क्या है कि अभी भी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, और ये प्रिकॉशन आवश्यक है। लेकिन मुझे बीच में यह लगा कि जब लोगों ने कहा एग्जाम नहीं होने चाहिए, तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है। मैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं, भैया जो डरा सो मरा। तो अपने को डरना नहीं, अपने को संभल करके चलना। इसलिए मुझे जहां भी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन जितने भी कन्वोकेशन हुए, मैंने उनसे एक ही चीज कही, डोंट बी फियरफुल, बी फियरलेस। भय से युक्त मत हो, भय का सामना करने की तैयारी रखो। एंड डोंट बी केयरलेस, असावधान मत होइए, केयरलेस मत होइए, बी केयरफुल, सावधान रहिए। यदि हम सावधान रहते हैं, ठीक से चलते हैं, तो मैं सोचता हूं कि हम सब लोग कोरोना का कोई और बड़ा भारी बीमारी आ जाए उसका भी सामना कर सकते हैं। इसलिए इन प्रारंभिक चीजों को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग जिस उसके साथ आपने काम किया, आप सब सराहना के पात्र हैं। अभी हमारे अमित जी बोल रहे थे कि भाई चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, इस सब का अपना उपयोग है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र के, मैं उस दिन मंत्री जी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो इम्यूनिटी है, इसके लिए जो आयुर्वेद की चीजें बड़ा काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि 95,000 से कल 45,000 आ रहा है। ईश्वर इसको जारी रखे, भगवान हमको इसमें आशीर्वाद दे। तो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, इन सब में से जो इम्यूनिटी के लिए चीजें हैं, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, लोगों में प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीमारी ही नहीं होगी तो फिर बीमार का इलाज करने की हमको समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए उस दिशा में भी आपके जो सीनियर लोग हैं, वो डॉक्टर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, वो दे कैन गाइड अस, हम लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, एक अच्छा काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वास्तव में कहीं न कहीं जो अभी तक के निष्कर्ष आए, उनमें इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी वालों का भी बड़ा लोगों को लाभ मिल रहा है, जो ठीक से नियमित ले रहे हैं, और आयुर्वेद का तो बहुत अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। उस दिशा में
हम सब लोग समाज के अंदर किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। एक चीज जो आपके यहाँ अभी सोलर ऊर्जा का उद्घाटन हुआ है या लोकार्पण हुआ है, ये सोलर ऊर्जा भी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे तो अमित कह रहे थे कि भाई ये सोलर ऊर्जा तो ऊपर वाली है, लेकिन हमारी आंतरिक ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। सो ऐसा लगा ना, गलत तो नहीं समझा है? क्योंकि अभी मराठी तो होनी में है, इतना कोशिश समझ रहा था तुमको। तो जो आंतरिक ऊर्जा है, ये आंतरिक ऊर्जा होती है तो सभी ऊर्जाएं आ जाती हैं। और ये जो सोलर ऊर्जा है, ये हमारे केंद्र में जो पहली सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, वो भी इस पे जोर देते थे। परंतु जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, क्योंकि उन्होंने इसका गुजरात में बड़ा प्रयोग किया, बहुत लार्ज स्केल पर उन्होंने आते ही, मुझे ध्यान है मैं संसद में था, कि सोलर ऊर्जा को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया कि हम लोग जो है 2024 या 22 क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तक 1 लाख मेगावाट 100 गीगावाट, ठीक है, तो 1 लाख मेगावाट पैदा करना है। अब ये इतनी सस्ती है और ये जो आजकल पॉल्यूशन, प्रदूषण बोला जाता है, उस पॉल्यूशन को दूर करता है और उससे बचाता है, और इसको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का नाम दिया गया है। और इसलिए मैं जिस विश्वविद्यालय में, विद्यापीठ में जाता हूं या और भी संस्थाओं में जाता हूं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, और मैं विशेष करके यहाँ मेरे कमिश्नर भी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बैठे हैं, मैं कहूंगा कि आप सब लोग ये जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसका अधिकतम उपयोग कराएं। और अधिकतम जगहों पर इस सोलर ऊर्जा जो ही इसका प्रचार प्रसार होगा तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी कम होगा, और जो उससे अन्य प्रकार के जो बिजली हमारी है उससे हमारा जो थर्मल बिजली है, उससे जो पॉल्यूशन होता है वो कम होगा और हमारी बचत भी होगी। और इसलिए उस दिशा में और भी हम आगे काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप सब लोगों को मैं सुंदर काम के लिए और इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, और अपने वाइस चांसलर और हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपने बीच में बुलाया। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।